मेरा नाम रोहित रैना है। हम यहाँ वीरवन कॉलोनी बारामूला से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खुद, ये इसका स्ट्रक्चर ये प्री फैब्रिकेटेड शेड्स है। तो 12 साल पहले हमें ये रिहेबिलिटेशन के लिए दिए थे। ये टेम्परेरी थे, 2-4 साल के लिए रखे थे, लेकिन आज 12 साल हो गए हमें इसमें। और 12 साल से अभी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अभी बर्फ आती है, गर्मी होती है, तो उसमें हम कैसे रह पाते हैं इनको। अभी अगर आप उसको हाथ भी लगाएंगे, आज ही मेरे ख्याल से 5-6 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ये इतना ठंडा हो रहा है। -15 में हमारा यहाँ क्या हाल होता होगा। तो ऊपर से ये अब एज होती है हर किसी स्ट्रक्चर की, इसकी एज हो गई है। आप देख सकते हैं पूरी जगह क्रैक आ गए, ये क्रैक आ गए हैं, इसके ऊपर में सब क्रैक आ गए, तो ये कभी भी धंस सकते हैं। के लिए आप जा रहे हैं ये पीने के पानी, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, लाते हैं क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास पीने का पानी। तो नियर अबाउट 1 किलोमीटर मजबूरी है, क्या करेंगे। सिक्योरिटी का तो इशू, सिक्योरिटी तो बाहर तो है ही नहीं, सिक्योरिटी तो ये तो मजबूरी है, पीने का तो पानी तो लाना है। हाँ, यहाँ पर तो अवेलेबल है ही नहीं, अंदर सिक्योरिटी तो नहीं है। सिक्योरिटी के बगैर ही ऐसे ही जाते हैं भगवान के नाम पर ही। अच्छा, परेशानी इसलिए हो गई जो यहाँ कैंप बनाया है गवर्नमेंट को। असली बेसिक जो चीज़ें होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, अगर यहाँ पर ट्रांजिट कैंप बनाया है, बेसिक नीड्स रखी नहीं है गवर्नमेंट ने। ये तो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर यहाँ पर जितने भी घर रहते हैं, पानी तो एक ज़रूरी चीज़ है, ये एक बेसिक नीड है। मेरा जो बेटा है वो 10वीं कक्षा में, छोटा बच्चा भी नहीं है। उसने मुझे रोते रोते ये कहा कि पापा पे काम करिए, आप यहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा बेटा हम करेंगे क्या। कहा पापा आप छोड़ दीजिए, मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो मैं एक चाइल्ड लेबर का काम करूंगा, आप भी काम करिए, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। तो आप सोचिए एक बाप को जब उसका बेटा ऐसा बोलता है तो उसके कलेजे में कितनी छुरियां चलती होंगी। इनको पता जो सिनेरियो है इस टाइम वो कैसा है। इसमें एक पॉइंट में जोड़ जोड़ना चाहूंगा, इसमें ये गवर्नमेंट की कोई ये नहीं है, कह सकते हैं कोई बड़ापन की नहीं जी अब टारगेट क्लियरिंग नहीं हो रही। टारगेट क्लियरिंग इसलिए नहीं हो रही कि हम ऑफिस नहीं जा रहे। जिस दिन हम ऑफिस गए तो ये टारगेट और स्टार्ट होगी। वो आपने लेडी डॉक्टर डिलीवरी खबर क्या 3rd क्लास महल से खाक पे पहुंचना, वो खाक पे हम पहुंचे थे उस तरह से फिर से हम, क्योंकि हमारी जो कश्मीरी पंडितों का ये जो है उनकी जिंदगी का ये पहलू जरूर है कि वो अपनी विद्या या अपनी जो एजुकेशन है उसको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो उसी फलस्वरूप उसी एक मदद के उसी तिनके के सहारे, उसी विद्या के सहारे हम फिर से अपने आप को कहीं पर खड़ा कर सके। नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। इस बार हम आपको ले चल रहे हैं कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की स्थिति को दिखाने के लिए, खासकर कश्मीरी पंडितों की, जो पिछले 4 महीने से अपने कैंप से बाहर नहीं निकले हैं या निकल भी। अभी आपने जो ऊपर सीन्स देखे हैं वो सारे कश्मीरी पंडितों के हैं जो अपनी परेशानियों को बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधा हो तो आप देख लीजिए किस तरह का हॉस्पिटल है जो उनके लिए रखा गया है। कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक पार्टियां अपने उपयोग के लिए, वोट बैंक के लिए देश के दूसरे हिस्सों के लिए रखती है, लेकिन जो कश्मीर जहां पे वो रहते हैं या वापस बसाया जा रहा है वहां उनकी क्या स्थिति है, ये हम अक्टूबर 2022 में आपको ले जाके बता रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, 350 करोड़ से ज्यादा उसने कमाई की, लेकिन वही विवेक अग्निहोत्री या वो कश्मीरी पंडित अनुपम खेर आज तक इन कश्मीरी पंडितों के पास नहीं गए हैं उनके हालचाल लेने के लिए कि क्या स्थिति है। उनके लिए कुछ करना तो दूर की बात है। हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप खुद देखिए और आप खुद तय कीजिए कि जो सरकारों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया था, उन सरकारों को आगे क्या करना चाहिए, या उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया। उससे कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं को लेके 1% का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये जो टारगेट किलिंग से ही अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? ये तो टारगेट किलिंग मतलब ये टारगेट किलिंग का ये चीज़ है कि ये यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडित है ये आ गए वापस। ये कोशिश करते हैं ये कि ये फिर से यहाँ से ये छोड़ के जाए।
जिसे ये तो आप 2010 के बाद से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन टारगेट किलिंग्स अभी 3-4 साल के अंदर ही शुरू हुई है। हाँ, तो वो सबसे बड़ा कारण क्या है? बेसिकली क्या है, जो इन्होंने एकोमोडेशन बनाई है, कैंपस बनाए हैं, हालांकि ये सोचते हैं कि ये कश्मीरी पंतु हैं, पंतु के लिए, लेकिन इसमें सारे हैं, मिक्स है ये, इसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, लेकिन जो बाहर वाले ये सोचते हैं कि शायद ये कश्मीरी पंतु के लिए ही है, मगर इसमें सारे हैं पर्टिकुलरली। अच्छा। ये सोचते हैं कि इससे क्या हो गया कि जो मतलब ये पॉपुलेशन है, ये हिंदू की पॉपुलेशन बढ़ाना है चाहते हैं, मगर वैसे बात नहीं है, मगर ये उनका सोच ऐसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा? थोड़ा बहुत उसका भी इफेक्ट पड़ा है। क्या पड़ा? उसका भी बहुत बड़ा है। इससे भी ये जो टारगेट किलिंग है या बाकी चीज़ें हैं, ये उस पर भी, ये उसका भी असर है, उसका भी असर है, क्योंकि वो इस पर जो दिखाया वो सच है, लेकिन ये नहीं मानते उस चीज़ को। ये भी है ना, ये चीज़ उस चीज़ को नहीं मानते हैं, उससे तो बहुत। अच्छा, आपको जो फिल्म बनाने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने तो फिल्म बना ली, कमाई कर ली, उनसे कोई अपेक्षाएं थी आपको? अपेक्षा तो बहुत है, लेकिन जब उस पर अगर वो मतलब अपेक्षा तो बहुत है, मगर वो करते नहीं है कुछ। जो ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड पर वो कुछ नहीं करते। अनुपम खेर जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनुपम खेर, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, उसको इस चीज़ की पूरी मतलब पता है, कश्मीरी पंडित क्या चीज़ है, मतलब क्या है, इसका कल्चर क्या है। वो अगर मतलब जिससे जितना भी उससे हो सके थोड़ा मदद अगर हो जाएगी कश्मीरी पंडित को, बहुत सारे ऐसे। फिल्म जब प्रमोट करना थी तब तो खूब बोले हो, लेकिन उसके बाद से वो चुप हुए, तो उस बारे में आप कुछ? वो तो सामने फिर आते ही नहीं, जिस वक्त फिल्म होता है तो उस वक्त वो सामने आते हैं, बाद में वो किसी चीज़ मदद किसी रंग में मदद नहीं करते। तो आपको लगता है कश्मीरी पंडितों के मददगार हैं वो? अगर चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इस तरह तो मैंने नहीं देखा। मैं अपने हिसाब से देखूंगा, अब पर्सनल व्यू के हिसाब से मैंने तो नहीं देखा। चाहे तो वो कुछ बहुत। आप कश्मीर में उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी तो है, लेकिन बाहर आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं? इसका एक ही कारण है, जिस तरह से गत कुछ माह से, मई से, जैसे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय थे राहुल भट्ट जी, जिस तरह से उनका मार दिया गया, उनके कार्यालय में, जो कार्यालय काफ़ी सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी सिक्योर्ड माना जाता था, तहसील ऑफिस, तो तहसील ऑफिस में बिल्कुल सिक्योरिटी होती है, उनको उनके टेबल पे मार दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से रजनी बालाजी मारी गई, अब उनके कार्य क्षेत्र स्कूल में, फिर हमारे दूसरे भाई थे बैंक कर्मचारी, उनको मारा गया, उनके बैंक में घुसकर इस तरह से कार्यालयों में मारने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो जो थम नहीं रहा। फिर हमारे अशोक जी कोल थे, उनको उनके आम सेब के बाग में मार दिया गया। इस तरह की जितनी गतिविधियां हुई, जिस तरह से हम माइनॉरिटीज को टारगेट करके मारा गया है, हम यहाँ कैंप्स में तो अंडर सिक्योरिटी बैठे हैं, लेकिन बाहर निकलने में हमें असहाय मानते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अभी भी ये मानते हैं कि प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमको आश्वस्त हो सके हम कि हम वहां बच सके। तो हम इस तरह की दिक्कतें काफी है कि ये टारगेट माइनॉरिटीज, बिल्कुल टारगेट पे है हम सब माइनॉरिटीज, और इन माइनॉरिटीज की जो जान है उसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक प्रशासन से ठोस नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप हम बाहर निकल के अपने कार्यस्थल पर जाके काम कर सके। राहुल भट्ट जी भी यहीं के ही रहने वाले थे, जहाँ किसी कैंप के रहने वाले थे। 7 साल की 8 साल की बेटी थी। हाँ, अब उनकी डेथ जो है वो 3 महीने करीब हो गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने से अभी तक आप लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को सैलरी वगैरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है? जी, सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है, मिल रहा है। कहीं कहीं किसी को कहीं कुछ कार्यालयों में, कहीं डिपार्टमेंट्स में कहीं दिक्कत आ रही है, अधिकतर सबको सैलरी मिल रही है। मुझे जानकारी मिली थी कि आप लोगों को दबाव बनाया जाता है ऑफिस आने के लिए, और अभी आप लोग ऑफिस जा नहीं रहे हैं, तो कुछ लोगों की सैलरीज रोक दी है। जी बिल्कुल रोक दी गई है। तो अब आप लोगों का गवर्नमेंट से क्या कहना है? हमारा सरकार से यही एक हमारा मुद्दा है, जब तक हम सरकार से 2-3 बार मिले, उनके पास उनके डिवकॉम से मिले, नोडल अफसर से मिले, एलजी प्रशासन में एक बार एलजी से वार्ता भी हुई,
हमने उनको एक ही बात बोली है कि आप बिल्कुल एक कंक्रीट रोड मैप निकालिए, आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था जितनी भी है उसके परिकल्प में हमें आश्वस्त कीजिए किस तरह से हमारी जान बच सके। तो लेकिन वो वहां से वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है या कंक्रीट रोड मैप है वो अभी तक नहीं हमें मिला है, जिस फलस्वरूप हम अभी भी बाहर जाने में अपने आप को आतंकित समझते हैं, मतलब असहाय समझते हैं कि हम सोचते हैं अगर हम बाहर जाएं, कार्यालय में काम करने जाएं, आम जीवन जीने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जिस तरह से हमारे निर्मम तरह से हमारे भाइयों की हत्या की गई, हम भी निशाने पे सीधे आ जाएंगे। ये टारगेट किलिंग शुरू होने का कारण क्या मानते हैं आप? ये टारगेट किलिंग का जो भी ये हुई है, मतलब जिस तरह से 1990 के दशक में जो माइनॉरिटीज थे जिसमें खास तौर पे कश्मीरी हिंदू थे मारे गए थे, वो दौर फिर से शुरू हो गया है। मतलब हमको फिर से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हम आम लोग हैं, हम आम लोग की तरह अपना जीवन, अपना घर बार चलाने, व्यापन करने के लिए बाहर निकलने की बरसक में काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को हमारा जीवन व्यापन करना भी बिल्कुल उनको गवारा नहीं है। वो हम पे बंदूक तान के हमें मारने की फिराक में नहीं। लेकिन बीच में ये आप लोग तो कोई 12 साल से कर रहा है काम, कोई 6 साल से कर रहा है, तब से ये परेशानी नहीं आई। अभी जो 2-1 साल के अंदर परेशानियां आई, तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? उसके पीछे एक ही कारण है, जिस तरह से भारत सरकार यहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है, शांति को कायम करने की कोशिश कर रही है, समृद्धि की ओर इस जगह को लेना चाहती है। कुछ तत्वों को ये सरकार की तरफ से लिया गया कदम जिस तरह से शांति और समृद्धि बने, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के लिए ये सब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी हित, उसमें हम बीच में फंस के हमको ही मार दिया जा रहा है। जैसे अब कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का काम, नौकरी देने का काम तो मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था। 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार है, वो भी आप लोगों को बसाना और सब चीज़ें कर रही है। लेकिन अभी टारगेट किलिंग जो है वो कुछ समय पहले से शुरू हुई और काफ़ी बढ़ गई है। तो कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून है या द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी उसके कारण कुछ आप लोगों को लगता है? क्या कारण? हमें लगता है धारा 370 हटने के बाद इस तरह की स्थितियां बन गई हैं, जिस और यही किया गया का कोशिश की जितनी भी योजनाएं हैं, जिनसे एक मार्ग चुना गया शांति का या प्रगति का, समृद्धि का, वो योजनाएं कई कुछ तत्वों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। वो इस जगह को, इस क्षेत्र को बिल्कुल आतंकित तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, काफ़ी कुछ दिखाया गया उसमें। उसके बाद में अनुपम खेर या विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म बनाई, उनकी तरफ से कोई आप लोगों के लिए कोई फंडिंग वगैरह या आपको जो शिविर में परेशानियां जाती हैं उसके लिए कोई मदद मिली हो? नहीं, हमें वो एक बिल्कुल व्यावसायिक फिल्म थी, वो उस तरह से पेश की गई। भले ही उसमें कश्मीरी पंडितों को किस तरह से कश्मीर में 1990 के दशक में प्रताड़ित किया गया, उनको यहाँ से निकाला गया, वो एक व्यावसायिक मूवी थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का कोई ऐसा उनकी तरफ से या अनुपम खेर या अग्निहोत्री तरफ से कोई ऐसी चीज हुई नहीं है जिससे कि वो हमारे लिए कोई उन्होंने मदद की पेश की, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप सुनील जी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अभी नहीं रहा है काम करने के लिए, क्या सरकार ऐसा प्रोजेक्ट बना सकती है जो आप लोग काम भी करें और सुरक्षित भी रहें? बिल्कुल मुनीर जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पीएम पैकेज जो है जिसके तहत हम कार्यरत हैं यहाँ पर, इसकी जितनी भी फंडिंग आती है, हमारी जो भी सैलरी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसको फंड करता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट का हम पे 1 रुपया खर्च नहीं होता है। तो अगर सरकार चाहे, यूटी सरकार चाहे, हमारे मोदी साहब चाहे, अमित शाह जी चाहे, तो वो हमें यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जैसे हमारा MES है, हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है, ऐसे जगहों पे, यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी है, यहाँ पर हमें डिप्लॉय करके हमें ये हमारे अंदर एक सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। हम जहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए वहां हमें कोई मारेगा नहीं।
तो हम तो काम करने के कल भी तैयार थे, हमने 12 साल अपने यहाँ पर दिए हैं, सर्विस दी है, हम तो अभी भी रेडी हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये करे, वो हमें हमसे काम ले, और हमें एक ऐसा वातावरण दें जहां पर हम अपना काम सुख शांति से करते रहें। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये ना हो कि भाई मैं दरवाजे की तरफ अपने देखता रहूं कि कोई मुझे वहां से मारने ना है। जो मैं पढ़ाऊं तो मैं दिल से पढ़ाऊं। ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेडिकल में, तो जब किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको पता हो कि मैं ट्रीटमेंट ही करूं, ना कि अपनी जान के बारे में पहले सोचूं। तो हम तो चाहते हैं सरकार को ऐसा रोड मैप बनाए, और सरकार के पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम तो नहीं कह रहे कि आप हमें कश्मीर से मत निकालिए, हम जाना भी नहीं चाहते। अगर जाना होता तो हम निकल गए होते। हम भी चाहते हैं हम यहाँ रहे, हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, मगर सरकार को हमारे लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। आप खुद मेडिकल से हैं, मैंने यहाँ पे देखा मेडिकल की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, तो इस कदम को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? और ये भी है कि बच्चे जो हैं यहाँ काफ़ी एक ही जगह रह रहे के उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया है, काफ़ी परेशानियाँ उनको मतलब ये भी मेरे को बताया लोगों ने कि कभी भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, परेशान होते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को? सर, हम लास्ट 4 मंथ से हम बाहर ज़्यादा निकले नहीं हैं। तो आप इमेजिन करिए 4 महीने से हम एक ही जगह बैठे हैं, तो हमारा जो इस टाइम मेंटली होगा उसमें क्या होगा इस टाइम। तो दिक्कत तो इसमें जो बीपी पेशेंट जिनके जितने भी हैं उनका कभी ऊपर कभी नीचे, कभी शुगर जो कभी था नहीं किसी, क्योंकि वो ऑफिस जाते नहीं है, वो रेडी होते नहीं है। जो स्टार्टिंग में था एक 12 साल एक हंसता खेलता जैसे हम नौजवान निकलता था, नहा धो के फिट होता था, वो आज की डेट में घर पे बैठा होगा। तो आप इमेजिन करिए जो एक फिट बंदा था घर पे बैठ जाए 4 महीने से, उसकी मेंटल स्ट्रेस क्या होगा उनके पास। मैंने जो आप लोगों के हैं हॉस्पिटल में हाँ। ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग जब राहुल जी की शहादत हुई, उसके बाद ही कुछ 2 महीने बाद ही हमारे बीएमओ साहब सीएमओ साहब ने इसमें इंश्योर लिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी इसमें थोड़ा इंश्योर लिया, तो वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो नियर अबाउट थोड़ा थोड़ा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक सिर्फ कोई जैसे भर्ती होने वाली बात आई, तो अब वो तो फिर बाहर जाके ही हॉस्पिटल में भर्ती होना, फिर वहीं सुरक्षा की समस्या। तो ऐसे में आप लोग अपना अस्पताल चाहते हैं, लेकिन अस्पताल की स्थिति जो हमने खुद ने देखी, वहाँ पानी भरा हुआ है, ऊपर से टपक रहा है। तो ऐसे उसमें आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों का अप्रोच किया हो उसके लिए? तो क्या अभी सर हमने अपने डीसी साहब से भी इसके बारे में बात की थी, तो उन्हें आश्वासन दिया है विद इन टाइम में थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे हम, तो लेट्स वेट। अगर पहले का जो समय देखे, जब आप लोग आए थे तो मेरे को जानकारी लगी थी कि एक मकान में 6-6 परिवार रहते थे। जी सर, वो यहीं पे इसी कॉलोनी में आपको सुनाऊं मैं, जब हम 2010 में आए तो हमें भेड़ बकरियों की तरह एक क्वार्टर में 2 रूम सेट में 6-6, मैं ये नहीं बोलूंगा एम्प्लॉय को, 6 फैमिलीज को, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली है, तो एक बिल्डिंग में 6 फैमिलीज कैसे रह रही थी तो आप समझ सकते हैं वो ना भेड़ बकरियों वाला हिसाब था हमारा। पर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, फिर 6 से 4 पे आ गए, फिर 4 से 2 पे आ गए। अब यह है कि अब हमें मैक्सिमम, अभी भी सब जगह नहीं, कुछ जगहों पे जैसे हमारे शेखपुरा है, यहाँ पर हम मैक्सिमम सबको जो है फ्लैट मिला हुआ है। बट अब अगर दूसरी जगह पे जाएंगे, कुछ जगहों पर अभी भी, जैसे मटन एक जगह, वहां पर अभी भी शेयरिंग है, मतलब अभी भी वहां पर 2-2, 3-3 जो एक फ्लैट में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी भी है बहुत जगहों पर। सरकार ने जो दावे किए थे कि भाई हम सबको एकोमोडेशन देंगे, वो एकोमोडेशन का वादा अभी तक पूरा नहीं। रिहेबिलिटेशन तो बहुत दूर की बात है। जो मनमोहन सिंह सरकार ने उस दिन कहा था कि भाई हमको रिहेबिलिटेट कर, हालांकि ये एक इकोनॉमिक पैकेज था, बट इसको बाद में जोड़ दिया गया। उस समय की जो राज्य सरकार थी, उन्होंने इसके साथ उसको रिहेबिलिटेशन वर्ड जोड़ दिया कि भाई हम इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, बट वो रिहेबिलिटेट का आर भी आज तक जो है नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, ट्रांसफर्स की भी एक बात हुई कि कुछ लोगों को जम्मू भेज रहे हैं और कुछ को नहीं भेज रहे हैं। SC ST वर्ग का जो है वो जम्मू ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो अगड़े वर्ग के हैं वो रुके हुए हैं। उसको लेके भी कोई विवाद है? अगर टारगेट किलिंग्स हुई है वो सब समुदायों की हुई है। उसमें एक कश्मीरी पंडित मारा गया है, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी की जो महिला थी वो मारी गई। इवन यहाँ से बाहर के जो बैंक कर्मचारी थे, उन विजय कुमार जी, उन सब को मारा गया है। मैं बापूर्वक मन से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर कुछ भी हो तो मतलब किस तरह का ट्रांसफर पॉलिसी बनता है, क्या बनता है, उसमें सिर्फ ये देखा जाए कि जिस समुदाय, जैसे हिंदू समुदाय के लोगों को मारा गया, उसमें सब एक ही पैरामीटर पे है, एक ही पैमाने पे। अगर एक वर्ग के लिए
की जाए और दूसरे वर्ग को वांछित कर दिया जाए, ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटी है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। जो भी आपने सोचना है, मैं तो कहता हूं जो भी सोचना हो सरकार को, वो सब सेक्शंस को, कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न वो इमीडिएटली एड्रेस करना चाहे या लॉन्ग टर्म में एड्रेस करना चाहिए, दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट each and every section of the minority community and that should be a holistic approach। होलिस्टिक का मतलब यानी कि पूरा सबके लिए एक जैसा हो। उसमें ये ना देखा जाए कि कोई कहां पर किस तरह से कैसे, कोई किसी का वोट बैंक है, कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक इंसान की एक जान की कदर की बात है। उस जान की कदर के लिए सबको, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि हमारे लिए कुछ हो, मैं बोलता हूं सबके लिए। जो भी सरकार हमारे लिए कहीं भी, यहां पर बाहर किसी भी जगह पर, अगर हमारा सिक्योरिटी, हमारा जो सुरक्षा है, उसको, उस कवच को, उस घेरे को कैसे इन्होंने ठीक करना है, उसके लिए जो माइनॉरिटी समुदाय है, चाहे वो कोई भी हो, मैं फिर से भी कह रहा हूं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, सिख हो, जम्मू से आए हुए रिजर्व कैटेगरीज हो, कोई भी हो, उनको सबके लिए ही सुरक्षा का प्रावधान रखना है। सबके लिए एक ही बात रखनी है। वो कहीं भी वो देना चाहे सिक्योरिटी, कहीं भी उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी सबके लिए होलिस्टिक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव न हो। क्योंकि 2010 में जैसे आपने बताया था कि पीएम पैकेज पे आप लोग यहाँ आए, उस समय एक एज, आज से 1 दशक पहले की बात है, तब जब आ रहे थे और आज अब हम जब बैठे हैं, दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है? क्या सोच के आए थे और अभी क्या मिल रहा है? देखिए मुन्नी जी, जब हम उस वक्त आए थे तो कुछ सपने होते हैं हर एक के। तो हमने सोचा चलिए हम दोबारा अपने मातृभूमि जा रहे हैं, हम अपनी मातृभूमि को की फिर सेवा करेंगे। हर एक इंसान जिस भी कार्यालय में जाएगा तो अपना 100% देगा। हम तो ईमानदारी से काम करने के लिए आए थे। पर आज की जो स्थिति ये है कि आज काम तो दूर है, आज हम अपनी जान की बात सोच रहे हैं कि हम क्या जिंदा रहेंगे कि नहीं। जब मैं अपने कॉलोनी के गेट के बाहर जाऊंगा तो क्या मैं वहां से जीवित वापस आऊंगा नहीं, ये सबसे बड़ी जो है सोच में फर्क आई है। तो इसलिए हम बार बार हर एक सरकार से, हालांकि हम ये नहीं बोलेंगे सरकार ने बिल्कुल ही हमें छोड़ दिया है, कुछ बातें जो है, जैसे हम आपके माध्यम से मैं अपने एलजी साहब को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बातें सुनी भी। उन्होंने अभी तक, हम जैसे आपने भी कहा कि हमें लगभग 4 महीने हो गए अपने घरों में बैठे हुए, किस लिए? अपनी जान की रक्षा के लिए। बाकी मैं फिर बोलूंगा, हम काम करने से चूकना नहीं चाहते। मैं एलजी साहब को ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी सैलरीज नहीं रोकी, उन्होंने ऑर्डर्स निकाले कि भाई इनको सैलरी टाइम पे मिलती रहे ताकि इनका जीवन यापन चलता रहे। बाकी जो बात हुई 2010 और आज की देखी तो हमें लगता है कि आज मैं शायद सोचने में मजबूर हूं। जब मैं अपने बच्चे को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि जो उस दिन मैंने फैसला लिया था वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, इधर वापस आने का। तो अगर मैं वहां पर था, चाहे एक मजदूर की तरह काम करता था, तो मगर सुखी था, शाम को अपने बीवी बच्चे के साथ बैठता था तो 2 पल हंसी के गुजारता था। बट जब मैं आज जहां पर बैठता हूं शाम को, तो अपने बेटे का मायूस चेहरा देखता हूं, अपनी पत्नी का मायूस चेहरा देखता हूं, तब अपने आप को कोसता हूं कि मैंने इनकी जिंदगी अपने साथ जहन्नम बना दी। बेटा भी कुछ बोलता है बाहर जाने के लिए? देखिए मैं आपको मुन्नी जी बात सुनाता हूँ। ये बात है जब राहुल जी हमारे शहीद हुए तो उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट चलता रहा। तो उसके बाद जब रजनी बालाजी और हमारे विजय कुमार जी को जब शहीद कर दिया गया तो एकदम से इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि मेरा जो बेटा है वो 10वीं कक्षा में, छोटा बच्चा भी नहीं है, उसने मुझे रोते रोते ये कहा कि पापा पे काम करिए, आप यहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा बेटा हम करेंगे क्या? कहा पापा आप छोड़ दीजिए, मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो मैं एक चाइल्ड लेबर का काम करूंगा, आप भी काम करिए, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। तो आप सोचिए एक बाप को जब उसका बेटा ऐसा बोलता है तो उसके कलेजे में कितनी छुरियां चलती होंगी। तो ये हालात हमारे बच्चों की, सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, इसके बच्चे की बात भी, मेरे हर एक भाई बहन की जो इधर है, हर एक बच्चे का दिमाग जो है ऐसा हो चुका है। वो भी चाहते हैं, एक बच्चा भी चाहता है कि मेरा पापा जब निकले तो वो वापिस शाम को आए हमारे साथ बैठे। इस वक्त हर एक बच्चा है मानसिक तनाव से ग्रस्त है, हम भी ग्रस्त है। पूरा एक समाज, कश्मीरी पंडित समाज जो इस वक्त कश्मीर में है, वो पूरा मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको क्या है, ये गारंटी से कहता हूँ, अगर उनको आप मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि सारे मानसिक रोग से ग्रस्त। ऐसी हालत हमारी हो चुकी है। बच्चों के स्वास्थ्य पे मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह का भी मेरे को जानकारी। मैं अपने बेटे की बात सुनाता हूँ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे बेटे का बीपी जो है वो 95/45 था। तो आप समझिए एक बच्चे का बीपी जब ऐसा होता है उसको क्या हालत होगी। और ये एक दिन नहीं रहा, वो कम से कम एक वीक चलता रहा। ये मैक्सिमम, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से पर मैक्सिमम जितने हमारे बच्चे हैं वो सारे इस तनाव से गुजर रहे हैं। हम अगर इधर बैठे, मैं आपको एक सच्चाई और बता दूं। अब देखिए, जब ये रजनी बालाजी की और विजय जी की जब हत्या हुई,
उनको जब शहीद किया तो यहाँ पर मैक्सिमम सारे कश्मीरी पंडित फिर से उठकर पलायन करके जम्मू चले गए। कोई इस बात को माने, कोई सरकार माने या ना माने, रियलिटी है कि चले गए। हमारे अगर 5000 मुलाजिम है, 5.5, तो आपको इस वक्त अगर पूरे कश्मीर में सभी डिस्ट्रिक्ट में आप घूमेंगे तो आपको यहाँ पर मुश्किल से 500 से 600 मुलाजिम मिलेंगे। बाकी कहाँ है? सारे जम्मू चले गए अपनी जान की रक्षा के लिए। अब जो 500 या 600 इधर फंसे हुए हैं, बैठे हैं, क्यों? उनका सबसे एक कारण है उनके बच्चे। देखिए हमारे भाई संजय जी ने भी कहा, साधु साहब ने भी कहा कि हमारी जो हमारी इंपॉर्टेंस होती है कश्मीरी पंडितों की, ये हमारे पूर्वजों से रहा है कि हम अपनी शिक्षा को सबसे बड़ा अहम देते। तो हम जो इधर 500-600 लोग बैठे हैं वो उसी मजबूरी में बैठे हैं। किसी का बच्चा 9वीं में है, किसी का बच्चा 10वीं कक्षा में, किसी का 12वीं में है। अब जो बड़ी क्लासेस है इनको हम 20 सेशन में उठा के कहीं ले नहीं सकते। कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा, एडमिशन देगा तो इतनी अमाउंट मांगेगा जो एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हर एक इंसान इस वक्त जो बैठा है इधर, हर एक जो मुलाजिम इधर कश्मीर में बैठा है वो सिर्फ अपने बच्चों की मजबूरी में बैठा है। और हर एक का ये मानना है कि जैसे ये सेशन खत्म होगा तो आप, जहां तक मेरा मानना है, तो 80% लोग जो अपने बच्चों को यहां से निकाल देंगे, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस मुसीबत की जिंदगी को झेल सके। अच्छा, जो टारगेट किलिंग है, अभी भी कुछ टीचर्स या कुछ नौकरी पे जाने वाले थे और वो बच गए। अभी मैं बैंक के भी सुन रहा था कि उनको भी कुछ दिन पहले हाँ, वो क्या मामला है? वो भी यही है, वो ऑफिस के लिए निकले थे बेचारे, तो रास्ते में किसी अननोन मैन, तो अननोन मैन ही कहते हैं उनको, उन्होंने फायरिंग की, बट बाल माता रानी की कृपा थी। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो विवेक कुमार। अच्छा, ये बैंक में जो है बारामूला में अमित शाह के आने के एक दिन पहले की बात। उससे 4-5 दिन पहले चौधरीगुड़ एक जगह पड़ती है इधर हमारे कुलगाम साइड में, चुटिल साइड सॉरी, तो वहां पर भी ऐसा हुआ है कि वहां पर कुछ कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं जो 12 मई से, जब राहुल जी की शहादत नहीं जा रहे थे ऑफिस, तो उनको सैलरीज वगैरह आ रही थी, बट उस कुछ दिन पहले उनके डीडीओ ने कहा कि भाई नहीं, आप ऑफिस आइए, जो भी कुछ प्रेशर किया होगा जब, बट लकीली वो 3 जिस दिन को जाना था उस दिन ट्यूसडे था, वो 2 ने डिसाइड किया हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, बट लकीली भगवान की कुछ दया थी तो वो तीसरा भी नहीं गया। बट किसी की वजह से कहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, तो कुछ लोग उनके स्कूल में आए, उनकी पूछताछ की वो कहाँ है, और जब पता चला वो नहीं है, तो जो बेचारा वहां पर एक मुलाजिम था उसकी बहुत पिटाई हुई, हमने सुना है, ये जो हम तक न्यूज आई है कि भाई उनके जिसने बताया कि मत आना, हाँ, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी तो आज मत आइए, कल आइए, जो भी है, या जो उधर उस वक्त था प्रेजेंट थे, जो मुलाजिम थे, तो कहने का मतलब है कि माना ये जा रहा है, कहा भी ये जा रहा है कि वो जो आए थे अननोन मैन, वो उनको मारने के लिए आए थे। दैट मीन्स अभी रुक नहीं रहा है, ये टारगेट किलिंग अभी रुक नहीं रही है। तो इसलिए हम अब सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट आता है वो है हमारा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन आता है। तो हम तो ये भी सरकार से कह रहे हैं यार, हमें अपने डिपार्टमेंट को वापस सौंप दीजिए, जो हमारे करता रहता है, पालनहार है। तो वो उनके पास बहुत सारे ऑफिसर होंगे, कहीं पे भी जम्मू में कहीं ना कहीं एडजस्ट डिप्लॉय, हम तो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट, हम ये नहीं बोल रहे हम कंप्लीट रिलोकेशन कीजिए। मैं ये तो कहता, हम ये कह रहे हैं जब तक हमारे आईजी साहब जो थे पहले, आज वो डीजीपी साहब हैं विजय कुमार जी, उन्होंने खुद एलजी साहब के सामने ये माना था कि अभी 2-3 साल लग जाएंगे सब चीजों को शांत करने में। तो हम वही 3 साल मांग रहे हैं सरकार से, हमें उन 3 सालों के लिए जम्मू रखिए, इधर रखिए, मतलब कहीं ऐसी जगह रखिए जहां पर हम अपना जीवन यापन सुखी व्यतीत कर सके, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे भाई बहन सब जो मुझे जिंदा देखें। तो हम यही चाहते हैं, वो 3 साल हमें चाहे रिलीफ के साथ भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। हम बार बार ये कहते हैं, हम कुछ लोगों का माना कि जानबूझ के जम्मू बोलते हैं, जम्मू में घर है, नहीं, जम्मू भेजिए, कहीं और भेजिए, मुझे इंदौर भेज दीजिए, मुझे चंडीगढ़ भेज दीजिए, मुझे कहीं भेज दीजिए ताकि मैं शांत रखूं, मतलब सुखी जीवन जी। नहीं, लेकिन आप लोग वहां चले आएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है? क्या राजनीति भी इस पे मानते हैं? देखिए, ये कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे हमारी सोच बहुत छोटी है। हम इसमें कितना पॉलिटिक्स है क्या है, तो हम तो एक छोटे से मुलाजिम हैं, हमारा बस यही दिन निकल जाता है ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से अपना जीवन बसर कर सके, किस तरह से हम रोजी रोटी कमा सके। अच्छा, जैसे कश्मीरी मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पे, काम करते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है, उन लोगों का व्यवहार अगर देखें, या बाहर जो आसपास के लोग हैं जहाँ रहते हैं आस पड़ोस के, उन लोगों का व्यवहार में कुछ बदलाव आया क्या धारा 370 हटने के बाद? आमतौर पे एक आम इंसान, हर जगह आम इंसान एक सरल और व्यवस्थित जीवन चाहता है, सकुशल जीवन चाहता है। आम इंसान को इन चीजों में कोई ये नहीं है, तो वो हर किसी को एक आम इंसान की नजर से ही देखते हैं। फिर मैंने आपसे वही बात की कि कुछ तत्व जो कुछ हट के सोच रहे हैं, जो कुछ बहुत उनके उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं आ रहा है,
तो वहां पर परेशानी है। बाकी आम इंसान चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो, वो एक आम इंसान की तरह ही सोचेगा, उसके लिए जीवन की कीमत है। जैसे अब आप लोग जो हैं ऑफिस नहीं जा रहे हैं, सैलरी भी आप लोगों को मिल रही है, तो जो ऑफिस जा रहे हैं जो मुस्लिम्स हैं उनमें और आप में कोई खाई पड़ गई हो, ऐसा कुछ मामला? ना सर, ऐसा तो कुछ मामला नहीं है कि हम कि हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ है। वो लोग खुद भी मदद कर रहे हैं आप लोगों की? मदद कर रहे हैं। तो ये गलत कहना होगा कि हमें ऑफिस में तंग कर रहे हैं कि नहीं जी। कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है, बट ओवरऑल जितने भी थे हेल्पफुल है, जितने में हमारे लीडर्स से हेल्पफुल है फिलहाल, कि उनको पता है जो सिनेरियो है इस टाइम वो कैसा है। इसमें एक पॉइंट में और जोड़ना चाहूंगा, इसमें ये गवर्नमेंट की कोई ये नहीं है कह सकते हैं कोई बड़ापन की नहीं जी अब टारगेट किलिंग नहीं हो रही। टारगेट किलिंग इसलिए नहीं हो रही कि हम ऑफिस नहीं जा रहे। जिस दिन हम ऑफिस गए तो ये टारगेट किलिंग और स्टार्ट होगी। वो आपने पिछले एग्जाम्पल देख ली, जैसे कश्मीर पंडित 3 जा रहे थे बट वो कैसे बचे वो भगवान के नाम पे, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ स्टेप अभी तक नहीं उठाया। कुछ और भी जानकारी आई कि आईबी ने भी रोका जाने की? सुनने में आया, पर उसके हमें पास ठोस हमारा सबूत तो नहीं है, बट सुनने में आया है। तो देखिए ऐसी इन्फॉर्मेशन तो उनके पास नेचुरली जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी काम कर रही है, इससे भी हम ये मना नहीं कर सकते वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। बट देखिए जैसे संजय भाई जी ने कहा कि जो कहते हैं देश विरोधी तत्व हैं वो तो कभी चाहेंगे नहीं इधर की शांति बहाली हो सके। अच्छा, उनका अपना अलग से उद्देश्य है। कुछ लोगों की दुकान चलती है तो दुकान बंद होना है वो देने नहीं चाहेंगे। तो अब इन सभी चीजों में हम पिस रहे हैं। एक बात यह है कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमारे जो यहाँ लोकल्स हैं इनका साथ में अच्छा रहा, ये हमें इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए अगर 100 लोगों से हम उठते बैठते तो 99 लोग में अच्छे मिले। मैं अपनी बात करूं, मैंने 12 साल जहां जॉब की तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं दूसरी कम्युनिटी में जॉब कर रहा हूं। हालांकि मैं वहां पर अकेला 28 मेंबर्स का हमारा स्टाफ था, मैं एक अकेला हिंदू था वहां पर, तो 27 दूसरी कम्युनिटी के थे। तो मगर उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया और मैंने एक फैमिली मुझे महसूस होती है वहां पर। बट अब ये जो टारगेट किलिंग हुई वो बेचारे भी डरे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम बाहर निकलें तो हम निशाना बने, तो उन पर भी आफत है। देखिए यहाँ पर हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, इस कश्मीर में हर एक इंसान अपनी जान के लिए रो रहा है। आप ये मान के चलिए कि जो मुस्लिम है उसके ऊपर भी जान की आफत है। अगर वो कुछ बोलेगा, अगर दूसरे ग्रुप को अच्छा नहीं लगा तो बेचारा वो भी टारगेट। हम बोलेंगे तो हम तो है, हम तो सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए यहाँ पर हर एक जो भी व्यक्ति यहाँ कश्मीर में रहता है उसे 24 घंटे अपनी जान की फिक्र है। बाकी जैसे मेरे भाई ने कहा, हमें किसी भी मुलाजिम की तरफ से कभी जो हमारे साथ जॉब करते थे कभी उनकी तरफ से हमें कोई खाई नहीं दिखाई दी। अभी खाई जो है वो हमारे दिमाग की है खाई, अदरवाइज कुछ भी नहीं।